जी, आज मैंने जैसा बताया है कि रशियन लिटरेचर का इंट्रोडक्शन भी है और द चेरी ऑर्चर्ड का इंट्रोडक्शन भी है। ठीक हो गया जी। तो चेरी ऑर्चर्ड एक प्ले है जिसको लिखा है जी एंटन चीकोव ने। और उसके बाद मैंने बताया था कि इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह एनालिसिस करेंगे, इसका पढ़ेंगे भी और इससे काफ़ी सारी हमें बैकग्राउंड्स का नॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें हम जो है ना क्राइम एंड पनिशमेंट एक नावल है, उसको भी पढ़ेंगे, फिर उसको भी एनालाइज करेंगे और इससे बैकग्राउंड और रशियन जो साइकोलॉजी है वो हमें समझ आएगी। उसके बाद मैंने बताया कि लियो टॉलस्टॉय है, इसके जो है ना दो शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनको हमने एनालिसिस करना है, किस तरह वो क्या चीज़ें उनमें दिखाना चाहता है, उसके प्रोमिनेंट फीचर्स वगैरह क्या हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। फिर एक जो है ना निकोलॉय गोगल है, ठीक है जी, ये इसने भी दो शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई हैं, वो हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मीन्स के चार शॉर्ट स्टोरीज हैं, एक नावल है और एक प्ले है, ये हमने पढ़ने हैं जी इंशाल्लाह ताला। तो अब हम चेरी ऑर्चर्ड की तरफ निकलते हैं। चेरी ऑर्चर्ड जैसे मैंने बताया कि रशियन एक राइटर है, ये कौन है इसकी थोड़ा बायोग्राफी हम जान लेंगे, फिर पता चलेगा कि ये किस तरह का इंसान था, कैसे इसकी सोच है, और यकीनन वो चेरी ऑर्चर्ड में कहना क्या चाहता है। चेरी ऑर्चर्ड जैसा कि हमें नजर भी आ रहा है कि चेरी का एक ऑर्चर्ड किसे कहते हैं, गार्डन को, तो एक बाग है, वहाँ पर एक स्टोरी ये होने जा रही है। इसमें रशियन अपर क्लास का और जो मिडल इमर्जिंग क्लास थी, क्योंकि इससे पहले जब रशियन रेवोल्यूशन नहीं आया था तो देन देर वॉज ओनली टू क्लासेस, वन वॉज वर्किंग क्लास, द अदर वॉज लेयर क्लास, या जिसे हम फ्यूडल क्लास कहते हैं। तो अब यहाँ पर वो बताना ये चाह रहा है कि बैकग्राउंड के अंदर कुछ लोगों ने मतलब जो है ना बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ पाया। मसलन वर्किंग क्लास वाले लोगों में से जो है ना किन लोगों ने कुछ पाया, तो अब आज हम देखेंगे। जो वो इस घर का सर्वेंट है, ठीक है, सर्वेंट का बेटा है, चेरी ऑर्चर्ड जो बहुत बड़ा एक बाग है, मिलियंस ऑफ वो जो है ना 100 ऑफ एकर्स में ये जो है ना ये बहुत बड़ा बाग है चेरी का। तो अब ये फ्यूडल क्लास का एक जो है ना सिंबल है, वो नहीं चाहते कि इसको हम जो है ना डिस्ट्रॉय करें। और वहाँ का जो न्यू अमर्जिंग क्लास, जिसे मिडिल कह रहे हैं, मिडिल क्लास कहाँ से मर्ज होती है, वर्किंग क्लास से ही होती है। तो वहाँ का जो हाउस सर्वेंट है वो इनको बड़ा समझाएगा। मैडम रेनवेस की जो हीरोइन है, फीमेल प्रोटागोनिस्ट है, वो देखिएगा कितनी मतलब जो ना क्या कहेंगे कि प्रिटेंशियस किस्म की फीमेल है, और किस तरह के उसके अलावा फेयर्स हैं, किस तरह उसने अपने फेयर्स को इतना ज़्यादा मतलब जो है ना। तो ये एक स्टायरिकल जो है ना वो एक पिक्चर हमें बताई जा रही है कि रशियन सोसाइटी जो है वो अपर क्लास, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई थी जो चेंजिंग सर्कमस्टांसिस के अंदर, और किस तरह उनको उन्होंने अफेक्ट किया है, ठीक है, हालात ने। और किस तरह गरीब लोग जो थे, जो थोड़ी मेहनत कर रहे थे, वो कैसे मर्ज होकर एक मिडिल क्लास और वो अपर मिडिल क्लास की तरफ मोल्ड कर रहे थे। कि इवन ये देखिएगा कि यहाँ पर चेरी ऑर्चर्ड में ये अपनी बेटी का जो रिश्ता भी जो है ना, वो इसका जो सर्वेंट है वही खरीदेगा टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, जो है ना ऑक्शन होगी, क्योंकि इन लोगों को बहुत टाइम मिलेगा कि ये लोग जो है ना अपने आप को सुधर जाएं, बट दे वुड नॉट। सो इन दिस वे ऑक्शन वुड जो है जिसे हम नीलामी कहते हैं, वुल अकर। और वहाँ पर जो है ना इस तरह वो उनका सर्वेंट ही जो पहले तो बड़ी अच्छी एडवाइस देता है वो जो है ना, लेकिन ये जो मैडम है वो चाहती है कि मैं जो हमारी स्टेट जो है ना लगी हुई है स्टेक पे, वो हमें किसी तरीके के साथ जो है ना उधार वगैरह मिल जाए। तो मतलब इनके पास कोई एक्शन नहीं था टेकअप करने के लिए। तो ये समझ लें कि एक पैराडाइम शिफ्ट था जो रशियन रेवोल्यूशन के बाद आया। तो उसमें ये हुआ कि जो गरीब लोग थे वो मर्ज होके अब अमीर होते जा रहे थे, और जो अमीर थे वो अपने सोशल लैडर से नीचे आ रहे थे। ठीक है, ये इसका थीम है। आगे हम इसको डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके राइटर के बारे में देखते हैं। एंटन चीकोव वाज बोर्न ऑन 17th ऑफ जनवरी 1860, 19th सेंचुरी का ये पोइट है, इन टैगनरोंक, रशिया शहर है। हिज ग्रैंडफादर वाज एगोर चीकोव अ सर्फ। सर्फ समझते हैं ये मतलब जो है ना जिम्मेदार। सर्फ आर द लीगल प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड ओनर्स। तो सर्फ ये कह लें कि ऐसे ये जिम्मेदार थे या ऐसे लेबरर्स थे जिनको किसी ने ना लैंड ओनर्स ने खरीद लेते थे। हु ओन्ड द प्रॉपर्टी ऑन विच दे रिजाइडेड, कि ये उसी प्रॉपर्टी को जो है ना लैंड ओनर्स जो है ना वहाँ पर ही उनको रखते थे जहाँ पर वो मतलब जो है ओन करते थे प्रॉपर्टी। इट वॉज दस अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी। तो इसका मतलब हुआ ये तकरीबन एक गुलाम था। तो समझ लें कि राइटर ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, अपने दादा अबू का भी पिक्चर दिखाया है इसमें। इसमें भी एक ओल्ड मैन जो है ना वो नजर आ रहा है। तो बड़े खूबसूरत किस्म की सोशल पिक्चर हमें दिखाई गया। इन 1841 एगोर बॉट फ्रीडम ऑफ फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एट द प्राइस ऑफ 875 रूबल्स, क्योंकि उन्होंने खरीदा होता था। ज़ाहिर है जिन लैंड ओनर्स के पास ही होते थे उन्होंने इनको स्लेव बनाया होता था।
तो इनके ऊपर चूंकि रकम जो थी वो ड्यू होती थी, तो रबल्स जैसे हमारे रुपीज़ हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो कर्जा था। तो टैगनारोंग वाज नॉट अ टिपिकल प्रोविंशियल टाउन। तो ये जो शहर था वो कोई इतना कोई था नहीं। इटालियंस, ग्रीक्स एंड टर्क्स वर लिविंग इन द वेल्दियर पार्ट्स ऑफ द टाउन एंड रशियन सच एज चीकोव्स वर लिविंग इन अ पुअर सबर्ब्स। तो मतलब जो अमीर लोग थे वो इलाके में रहते थे, मेन टाउन में और डाउन टाउन में, और जो गरीब लोग थे वो सब अर्बन एरिया में रहते थे, नवाही बस्तियों में। एट द एज ऑफ 19 चीकोव मूव टू मॉस्को, ये इनका कैपिटल है, एंड बिगेन टू राइट कॉमिक स्टोरीज इन ऑर्डर। अच्छा, ये एक ना ये मेडिकल डॉक्टर भी था बाई प्रोफेशन। तो ये इसने जो अपनी कीन ऑब्जर्वेशन है वही इसने हमें दिखाई है। तो देखिएगा कितनी खूबसूरत वो मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहा है अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द। इस मेडिकल स्कूल ट्यूशन, ये देखे ना कि वो अपना मतलब जो है ना स्टोरीज लिखता था इन ऑर्डर टू पे फॉर हिज मेडिकल ट्यूशन। इन 1898 he had been diagnosed with tuberculosis, टीबी होगी जी इसको। फाइनली ही डाइड ऑन द जुलाई 1904। तो वेरी यंग एज में 44 ईयर्स ओल्ड था जब इसकी डेथ होगी। खुद डॉक्टर था लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सका जी। करेक्टर लिस्ट है इसके अंदर जो चेरी ऑर्चर्ड प्ले है, मैंने बताया कि चेरी ऑर्चर्ड बाग है, और ये एक बाग जो है सिम्बॉलिकली एक रशियन फ्यूडल क्लास का एक में इसमें बड़ी बहस आ रही है, क्योंकि ये जो न्यूली रिच लोग हैं वो कहेंगे कि हम इसको बेच देते हैं। जो रिच है वो कहते हैं कि हम नहीं बेचेंगे, और जो न्यूली अराइव रिच हैं वो ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसके साथ बिजनेस भी होना चाहिए। तो ये लोग बिजनेस करने को अपनी इंसल्ट समझते हैं। तो ये क्लैश जो है बड़ा जो है ना इसमें ऑन स्लॉट दिखाया गया था ऑन मैडम रेनवेस्की। मैंने जैसे नाम भी लिया था, तो ये हीरोइन है जी, प्रोटागोनिस्ट, फीमेल प्रोटागोनिस्ट है इसकी, और ये ऑनर भी है चेरी ऑर्चर्ड की। लेकिन इस वक्त जब कहानी स्टार्ट होगी तो चेरी ऑर्चर्ड जो है ना वो ऑक्शन पे लग चुका होगा और इनके ऊपर कुछ टाइम दिया गया होगा, अदरवाइज ये लोग जो है ना उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इनके इन एक्शन जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके के साथ दिखाया गया है, और ये लोग बच सकते थे, लेकिन देखिएगा कि अपने इन एक्टिविटी की वजह से ये लोग इनको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास कोई और काम नहीं रह गया था कि मतलब हमारा कोई रिश्ता तय हो जाए, हमें कोई उधार मिल जाए। तो हालांकि इनका सर्वेंट जो है वो इनको बार बार प्रपोज कर रहा है कि मैम आप काइंडली जो है ना यहाँ पर जो है ना विलाज बिल्ड कर दें, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो आनिया मैडम रेनवेस्की डॉटर, ये इसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। वारिया मैडम रेनवेस्की अडॉप्टेड डॉटर। तो दूसरी जो है एक बेटी है वो अडॉप्ट की हुई है, दूसरी बायो पहली जो है वो आनिया जो है वो उसकी बायोलॉजिकल है। कायव मैडम रेनवेस्की ब्रदर, ये भी देखिएगा कि बस ये रिच क्लास है और इसको बस कोई और काम नहीं होगा, और जब भी कोई मसला सीरियस किस्म का डिस्कस किया जाएगा तो ही वुड लाइक टू सीक अस्केप। ट्रॉफीमोव परपेचुअल स्टूडेंट है, ये ट्यूटर भी है ठीक है अनिया का, और ये इसके ऊपर काफ़ी इंस्पायर किया गया है कि एक स्टूडेंट जो पढ़ने वाला है इसको ये परपेचुअल लग रहा है, दायमी स्टूडेंट लग रहा है। इस चीज लोकल लैंड ओनर है, ये बार बार आके इनसे उधार मांगता है कि हमें बस मुझे कुछ बोरो कर लिया जाए। तो इससे हमें पता चल रहेगा कि जो अदर फ्यूडल क्लास थे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, उनका लिविंग स्टाइल क्या था। तो लोपाखिन ये वर्ल्दी मर्चेंट है, ये एक वर्ल्दी मर्चेंट है, और ये कौन है, ये वही जो है जो इनके यहाँ पहले ये भी मतलब जो है सर्फ्स का बेटा है, यानी कि सर्फ का बेटा जिसको मतलब बाइड जो सर्वेंट स्लेव का बेटा है, और यही प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो शार्लट आनियाज गवर्नेंस, शार्लट जो है इन्होंने रखी है ये आनिया की सर्वेंट, क्योंकि ये जब कहानी स्टार्ट होनी है तो ये फ्रांस में जाएगी, वहाँ पर इसका अलावा फिर बना हुआ होगा, और ये अब वहाँ से वापस आ रही होगी। तो ये शार्लट भी उनके साथ गई है, आनिया मैडम रेनवेस की, ये सब लोग जो है ना वहाँ पर गए हुए हैं। येफी खोडव या एफी खोडव क्लर्क है ये ठीक है, क्योंकि चेरी ऑर्चर्ड एक बहुत बड़ी स्टेट है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे सर्वेंट इन्होंने हायर किए हुए हैं। तो वहाँ पर ये ना उसके बाद दुनियाशा मैडम रेनवेस्की इज मेड, ठीक है जी, ये इनकी मेड सर्वेंट भी है, क्लर्क्स वगैरह भी हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो है इन्वॉल्व हैं इस चेरी ऑर्चर्ड में। फीर्स एन एल्डरली सर्वेंट ऑफ द फैमिली, तो ये देख रहे जिस तरह इनका दादा अबू का इमेज देगा, जो एक लोकल जो है ना ट्रेडिशनल बाउंड एक पर्सन होगा, और ये नहीं चाह रहा होगा कि वो चेंज आए, क्योंकि इसको चेंज जैसे भी हमारी मतलब एज गैप में भी ये होता है कि हमें चेंज जो है ना वो बहुत बुरी लग रही होती है। तो उसके बाद इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि किस तरह ये चाहता है। तो मतलब ये डेफ भी है, डम भी है, और इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी और भी दिखाई गई हैं। उसके अलावा यशा अ सर्वेंट हु ट्रैवल्ड अब्रॉड विद मैडम रेनवेस्की। ये देखें ये सर्वेंट जो है शार्लट के साथ साथ मैडम रेनवेस्की है, आनिया है, शार्लट और ये याशा, ये सब लोग फ्रांस में गए हुए हैं और वहाँ से ये वापस आ रहे हैं, इनका वेट किया जा रहा है और पता चलेगा
कि चेरी ऑर्चर्ड जो है ना वो ऑक्शन पे लगी हुई है। द प्ले ओपन्स इन मे। अब थोड़ा सा सीन बताया जा रहा है, मई का महीना है और इन साइड द चेरी ऑर्चर्ड स्टेट। तो सारा कहानी जो है ना चारों एक्ट्स, 4 एक्ट्स के ऊपर ये प्ले मुहित है और ये चारों एक्ट्स यहाँ पर ही परफॉर्म होंगे। तो मैडम रेनवेस्की रिटर्न होम आफ्टर बीइंग अवे फ्रॉम 5 ईयर्स। 5 ईयर से ये फ्रांस में रह रही, जैसे मैंने आपको बताया। शी लेफ्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड एंड यंग सन। इसको कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज का सामना करना पड़ा था मैडम ब्लेवात्स्की का, इसलिए इसको रशिया अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका एक तो हस्बैंड की डेथ हो गई थी जो लॉयर था, ठीक है जी, और उसके अलावा इसका एक बेटा जो था वो ड्रोन हो गया था, डूब गया था, साथ ही चैरियो ऑर्चर्ड के एक रिवर है वहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद लोपाखन बिगिंस बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज ओन सक्सेस। तो कहानी जो है ब्रीफली हम अगर देखें तो लोपाखिन जो है ना वो याद कर रहा है, वेट कर रहा है कि मैडम और उसके जो एसोसिएट्स हैं वो जल्दी से आएँ और वो अपने मेमोरी को, पास्ट मेमोरीज को रिवाइज कर रहा है। और वो कह रहा है किस तरह जो है ना मुझे बोर्न अ सर्फ ही हैज़ जो है ना मैनेज टू मेक हिमसेल्फ अ फॉर्चून। अगरचे के एक बहुत गरीब घराने में पैदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं कितना अमीर हो गया हूँ। उसको वो एक वाक्य भी याद आ रहा होगा, किस तरह बचपन में वो कहता है कि मैं, जो हम लोग अलाउड ही नहीं होते थे, जो अपने मास्टर्स के किचन तक भी चले जाते, ठीक है। तो वो कह रहे एक दफ़ा मेरे फादर ने मुझे बीट किया था, तो यानी कि वाइल ही वाज वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ मैम रेस्की, सिमिलरली वो उसको रिवाइज कर रहा है एक वाकया कि जिसमें वो कहेगा कि मेरे फादर ने मुझे काफ़ी बीटिंग की थी, ठीक है जी, और मेरे नोज से ब्लीडिंग हो रही थी। और वो कहता है मैडम जो था ना, शी वाज वेरी जोवियल, शी वाज वेरी काइंड एज वेल एज सिंपैथेटिक। वो कहता है कि उसने फिर मेरे नोज ब्लीडिंग को रिंस किया, धोया, और फिर मुझे कहा कि इट विल ऑल वेल व्हाइल यू गेट मैरी। तो उसने ये भी बताया कि मतलब जो है ना, जब आप मैरिज होगी ना आपकी, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब ये काफ़ी, वो कहता है मैम मैम में काफ़ी सारी सेंस ऑफ ह्यूमर भी मौजूद थी। तो इस तरीके के साथ वो एक वाकया याद कर रहा है। तो ये है जी। उसके बाद फाइनली मैडम रेस्की रिटर्न्स, आखिरकार ये आ जाती है। हर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर ओवरजॉयड टू सी हर। तो एनिया जो उसकी अडॉप्टेड डॉटर है वो बड़ी वरीड भी है, लेकिन फिर भी ओवरजॉयड होगी, और उसको पता है कि मतलब जो है ना जो प्रॉब्लम हमें चल रहे हैं, चेरी ऑर्चर्ड जो है ना वो ऑक्शन पे लगी हुई है, तो मैडम कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन आप देखिएगा कि मैडम कुछ नहीं करेगी मासवाए सोचने के और ड्रीम बनाने के और मैच मेकिंग करने के कि हमारी शादी हो जाए बेटी की किसी एलीट क्लास में। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एलीट क्लास लोगों को भी पता होता है कि ये सोशल लैडर में लोग डिक्लाइन कर रहे हैं। द मेन इंट्रीग ऑफ द प्ले हाउएवर ब्रिंग्स ऑन हिंजेस ऑन मैडम रेवेस्कीज डेथ। मसला किसके ऊपर खड़ा हुआ है कि ये चेरी और जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ इसके ब्रीफ में जो है ना, कि इसका मैडम रेनवेस्की के ऊपर जो डेट है वो कर्जा बहुत ज़्यादा ड्यू हो चुका है। इन्होंने कुछ पैसे लिए हुए हैं उधार, ठीक है जी, और वो उसको स्टेक पे रखवाया हुआ है पूरे चेरी ऑर्चर्ड को। जैसे कि किसी इंडस्ट्री को अगेंस्ट जो है ना वो कर्जा मिल जाता है, तो डेट मिल जाता है, तो मैडम ने भी लिया हुआ है। नीदर शी nor her brother Gayev have money to pay the mortgage on the cherry orchard। ये mortgage amount जो है ना जो इन्होंने ली हुई है स्टेट को, मतलब जो है ना कवर अप करने के लिए, रीपे करने के लिए, ना गायब के पास पैसे हैं ना मैडम के पास पैसे हैं। एंड अनलेस दे फाइंड अ सोल्यूशन, और जब तक ये कोई सोल्यूशन फाइंड नहीं कर लेते, द स्टेट विल बी ऑक्शन ऑफ इन अगस्त। तो मीन्स का 3 मंथ्स का टाइम है। जैसे मैंने बताया कि मई में कहानी स्टार्ट होनी है और अगस्त में जो ऑक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड। सो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 3 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर देयर सर्वाइवल। आप देखते हैं कि बहुत खूबसूरत कहानी कि किस तरीके के साथ इनका ये बीच में जो है इवेंट्स आएंगे, बातें होंगी, और इनकी इन एक्शन की वजह से जो है रशियन रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड भी ड्रॉ भी हमें समझ आएगा कि किस तरह लोग जो थे उस वक्त रह रहे थे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड। लोपाकिन सजेस्ट दैट मैडम रेनवेस्की बिल्ड विलाज ऑन द स्टेट्स, ठीक है जी। वो ये कहता है कि मैडम आपका जो स्टेक पे लगा हुआ है गार्डन, जो पूरा चेरी ऑर्चर्ड है, तो काइंडली आप इस तरह करें ना कि मतलब जो है इसको आप कर लें, जो है ना यहाँ पर विलाज बिल्ड कर लें, चेरी ऑर्चर्ड को गिरा दें, तो शी कैन लीज देम एंड यूज द मनी टू पे द मॉर्टगेज। तो कहता है कि उनको जैसे रेंट पे दे देते हैं, ठीक है, विलास को, ठीक है जी, क्योंकि लोग जो है वो आते हैं तो यहाँ पर रह लेंगे फॉर द टाइम बीइंग। तो वो कहता है कि मॉर्टगेज की अमाउंट जो है ना वो रीपे हो जाएगी और आप लोग बच जाएंगे, ऑक्शन वगैरह कोई नहीं होगी। मैडम रेमस्की एंड गायब ऑब्जेक्ट टू द आइडिया। वो कहते हैं कि ना ना ना, दोनों बहन भाई जो हैं वो कहते हैं ये तो मुमकिन ही नहीं है। एंड प्रेफर्स टू वर्क समथिंग आउट ऑन देयर ओन। कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ हल कर लेंगे। हालांकि जो लोपाकिन है जो सोल्यूशन ऑफर कर रहा है दैट इज़ वेरी वायबल, लेकिन ये उनके लिए
जो है ना वो नहीं है एक्सेप्टेबल। होएवर मैडम पेनवेस्की ओनली फाइंड्स हरसेल्फ मोर इन डेट। तो हम जब देखते हैं कि वो और ज़्यादा कर्ज़ों में उतरती जा रही है, क्योंकि वो अपने हैबिट्स में ज़रा भी तब्दीली नहीं लेके आई। अगरचे कि वो जो वारिया जो है इसकी जो डॉक्टर डॉटर है, जो हाउसकीपर है इसके हाउस एब्सेंस में, तो वो बताएगी भी कि हमें क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन मैडम कीप ऑन लिविंग इन द सेम वे एज शी यूज टू बी इन हर पास्ट विद नो सोल्यूशन इन साइट। कि कोई हमें नज़र नहीं आएगा कि इनकी हरकत और सुकनात से। ऑन द नाइट ऑफ द ऑक्शन नो सोल्यूशन हैज़ राइट। Even 3 months passed, night of the auction has come, and no proper tangible solution has been found out. So Madam Renvesky is nervous about the outcome of the auction. So in this way, अब नर्वसनेस हो जाना या साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का शिकार हो जाना या ये चीज़ तो एक नेचुरल है, बट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इज वन ऑफ द की थिंग। तो शी इज स्टिल होपिंग फॉर अ मिरेकल। अब इवन के ऑन द नाइट वन नाइट बिफोर दैट ऑक्शन, तो शी इज स्टिल लुकिंग फॉर एनी मिरेकल। वो कहती है कि कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन आ जाए कि हो सकता है मेरी बेटी का कोई रिश्ता अच्छा आ जाए हमारी फैमिली में से, जहाँ से मैं उनसे कर्जा ले लूँ। कोई मेरी आंट जो है वो मुझे को कर्जा दे ले। तो ये इस तरह के जो मतलब लेम एक्सक्यूजेज हैं उनको ढूंढ रही है, बजाय इसके कि लोपाकिन की सजेशन जो एक बड़ी ही वर्थ वाइल सजेशन थी उसके ऊपर वो एक्ट अपॉन करती। तो फाइनली गायब एंड लोपाकिन रिटर्न। सो इस तरह गायब और लोपाकिन जो है ना ये दोनों ऑक्शन पे गए होते हैं और वो रिटर्न हो जाते हैं। लोपाकिन हैड बॉट द चेरी ऑर्चर्ड। तो इस तरीके के साथ उसने खरीद लिया, वो हमें बताता है। लोपाकिन कैन नॉट हाइड हिज हैप्पीनेस। तो ही इज ओवरजॉयड। वाई? बिकॉज ही हैड नेवर थॉट बिफोर कि वो इस तरह का इतनी बड़ी ऑक्शन, इतना बड़ा चेरी ऑर्चर्ड 95,000 रॉबल्स के अंदर वो इसको खरीद लेता है। एक वेरी हैफ्टी अमाउंट है। तो ही हैज़ बॉट द स्टेट वेयर ही फैमिली लिव्ड एज सर्व्स। तो कहते हैं कि वो बड़ा सरप्राइज हो रहा है कि ये हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जहाँ पर उसके जो थे फोर फादर्स, वो सारे के सारे जो बॉट स्लेव थे, ठीक है जी, तो वहाँ उसी प्रॉपर्टी को कर लेना अनइमेजिनेबल है इन अ पर्सनस लाइफ टाइम। सो ये उसके लिए एक बड़ा ही सरप्राइजिंग नोट है जिसको वो बड़े उम्दा तरीके के साथ। तो एक्ट फोर शोज, एक्ट फोर में कहानी खत्म हो जाती है ना। तो एक्ट फोर शोज मैडम, अभी हम इसको ब्रीफली ब्रीफली जरा देख रहे हैं, फिर हम इनका इंशाल्लाह ताला एक्ट वाइज समरी भी किया करेंगे, इसको एनालिसिस भी कर लिया करेंगे। तो एक्ट फोर शोज मैडम रेवेस्की इज लीविंग द चेरी ऑर्चर्ड फॉर द लास्ट टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैडम जो है, जो इसको चेरी ऑर्चर्ड को लास्ट टाइम छोड़ के जा रही है, वो हमें नज़र आता है कि ये किस तरह मतलब जो है ना बड़ी सैड हो रही है। शी इज़ रिमेम्बरिंग हर फादर्स, हर पास्ट मेमोरीज एंड रिवाइविंग हर पास्ट मेमोरीज। इन द लास्ट मोमेंट वी हियर एक्सिस कटिंग डाउन द ऑर्चर्ड। वो ये लास्ट साउंड है जो हमें सुनाई देगा कि कुल्हाड़ी चल रही है और ऑर्चर्ड को अब कटना ही पड़ा है, क्योंकि इससे पहले लोपाकिन ने इनको एडवाइस दी थी विच वॉज वेरी वर्थ वाइल, बट उस इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। फॉर इवन he repeated his advice twice or thrice, but they kept on ignoring him। ठीक है जी। एंड फिर फिर ये वही वाला stumbles on to the stage forgotten। ठीक है जी। ये भी एक सिंबॉलिक एक एक्शन है कि फिर जो है, जो बहुत बूढ़ा किस्म का गुलाम है, तो वो बेचारा लड़खड़ा रहा है और वो स्टेज के ऊपर, और फॉरगॉटन, इवन वो उसको भूल जाते हैं। जब मैडम वगैरह अपना सामान पैकअप करते हैं और वो दे आर मतलब लीव फॉर अनदर प्लेस, मतलब जो है ना, तो उसके बाद वो फिर को भी फॉरगेट कर देते हैं। तो लॉक्ड इन द हाउस, तो ही केप्ट ऑन। तो मतलब ये सिंबॉलिकली मतलब ये है कि जो लोग ऐसे गुलाम, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, उनको सोसाइटी ने भी बोल दिया, उनके मालकों ने भी बोल दिया। तो ही केप्ट, ही वाज वेरी, मतलब जो है ना क्या कहते हैं कि मतलब बहुत सबसर्विएंट था, बहुत जो है ना फर्मा बरदार था। तो ही लाइज डाउन टू रेस्ट एंड प्रिज्यूमेबली डाइज। तो वो वहाँ पर स्टे, वो एक बेंच के ऊपर लेट जाता है और ऐसे लग रहा है कि वो मर गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पास जो है वहाँ दफन हो गया। जिन लोगों ने मतलब आने वाले वक्त के मुताबिक अपने को चेंज नहीं किया, तो उनके लिए ये एक आखिरी था। ठीक है जी। तो इसके बाद हम जो है ना इसको देखते हैं जी कि इसका फर्दर इंट्रोडक्शन वगैरह। ठीक है जी। ये चेरी ऑर्चर्ड जो है, ये इसमें जो बताई गई है बात, वो है लिबरेशन एक्ट। ठीक है जी। 1861। तो 1861 में एक इनका ना लिबरेशन एक्ट जो था ना वो पास हुआ था। तो उसको जो है ना, उसके बैकड्रॉप में ये सारी तब्दीलियाँ आई हैं उस वक्त, क्योंकि लिबरेशन एक्ट में ये आया था कि जितने सर्व्स हैं
इन सब को आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है जी, रशिया में। तो जो मतलब उन लोगों ने कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता यही वर्किंग क्लास से एक नई क्लास आना शुरू होगी जिन्होंने बिजनेस किया, और इनको क्या कहा गया, मर्चेंट क्लास या मिडिल क्लास, ठीक है जी। तो उनके अंदर से लोग, चूंकि वो बड़े प्रोएक्टिव लोग थे, लोपाकिन जैसे, कि मतलब उन्होंने बिजनेस किया। वो देखिएगा हर वक्त अपनी घड़ी को देखता है लोपाकिन, और वो देखता है कि मैं जो है ना कहीं को अपना टाइम ना ज़ाया कर बैठूं। पहले हम इसका जो है ना वो हमने करेक्टर लिस्ट को भी देख लिया हुआ है, ठीक है जी। तो इसको फर्दर जो है ना देख लें। लोपाकिन जो है इनका मेन सर्वेंट है, जो वो बाय करता है। आनिया मैंने बताया था इसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। वारिया जो है इसकी अडॉप्टेड डॉटर है। दुनियाशा जो है इनकी सर्वेंट है। याशा एक बहुत क्लेवर किस्म का सर्वेंट है। तो मतलब इसमें पूरा एक सोशल पिक्चर दिखाई गई है। तो इंडिविजुअल को सोसाइटी के अगेंस्ट खड़ा किया गया, ठीक है जी। सोसाइटी में किस तरह चेंजिंग्स आ रही थी, और जो इंडिविजुअल मतलब जो है ना, जैसे कहते हैं ना डार्विनियन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये इसके ऊपर बड़े उम्दा तरीके के साथ अप्लाई हो रही है कि किस तरह हमें पता चल रहा है कि इंडिविजुअल जिन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ स्टेप्स टेकअप किए, उनके लिए बड़ा ये एक मतलब जो है ना मौका था कि वो मतलब अमीर हो जाते, और लोपागिन हो गया। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अपनी सोसाइटी के मुताबिक चेंज नहीं किया, कि मसलन ये जो थी मैडम रेनवेस्की जो थी, ये मतलब यही कोशिश कर रही थी कि हमारा किसी न किसी तरीके के साथ कुछ मतलब जो है ना पैचअप हो जाए, और हमें कुछ ना कुछ उधार मिल जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। तो ऐसा कुछ ना होगा। तो इस तरीके के साथ इंडिविजुअल और सोसाइटी का एक बड़ा कम्बिनेशन दिखाया गया है। तो इसमें जो है ना स्केपिज्म भी है और रियलिज्म भी है, ठीक है जी। कुछ करेक्टर्स ने हमें ऐसे नज़र आते हैं कि जो स्केप कर रहे हैं, और कुछ करेक्टर जो है ना वो हमें नज़र आते हैं कि जो बहुत रियलिस्टिक हैं, और वो एक भी अपना जो है ना टाइम खोना नहीं चाहते। उसके बाद है जी नेचुरलिज्म, जिसे हम रियलिज्म कहते हैं। तो ये ना रियलिज्म की एक किस्म है नेचुरलिज्म, जिसके अंदर इंसान की नेचर दिखाई जाती है। तो वो जिस नेचर में पलता है वो उसी में ही रहता है, ठीक है जी। जैसे ये लोग गायब और जो मैडम रनवैस्की हैं, ये दोनों जो हैं एक ऐसे माहौल में पैदा पैदा हुई हुई हैं कि जहाँ पर इन्होंने कोई भी परेशानी देखी नहीं है। अब इनको पर परेशानी आई है, तो बस इनको मास है अपने माजी को याद करने की, इनको कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ जो है ना हमें पता चलता है कि नेचुरलिज्म में दिखाया जाता है कि जो इंसान किस तरह की नेचर डेवलप कर लेता है, या उसको हेरेडिटरी जिसे कहते हैं, या उसके ऊपर जो सर्कमस्टांसिस होते हैं वो जैसे होते हैं, वो उसके लिए वैसे ही रहते हैं। तो इस तरीके के साथ आप देखिएगा कि मैडम रेनवेस्की जो है वो अपने आप को ज़रा भी चेंज नहीं करेगी। उसके बाद ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर, ठीक है जी। तो इनकी ड्यूटी ये थी कि ये अपना देखते हालात को, नज़ाकत को समझते, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझते, कि मतलब जो है ना दे आर बिगेस्ट स्टेट इज गोइंग टू बी ऑक्शन, और अपने जो है ना डिज़ायर को थोड़ा उसके सबॉर्डिनेट करते, बट दे रिमेन्स डिजारियस। उन अब गायब जो है जब भी वो करने लगता है, तो वो आगे से जैसे रिच लोग होते हैं, आगे से एक दूसरे को तंज शुरू कर देते हैं। वो उसने शुरू कर दिया, कभी उसकी बात पे एडवाइस पे अमल नहीं किया, ठीक है। लोपा ने जितनी दफ़ा भी उसको बात की, वो कहता है मुझे नहीं सुनाई देता, या वो बिलियर्ड गेम खेलना शुरू कर देता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है डिज़ायर में वो बहुत ज़्यादा, तो इनके अंदर डिसहारमनी इन पर्सनैलिटी थी, ठीक है जी। तो ये देखते हैं कि हम इनकी हारमोनी ज़रा भी नहीं बिल्डअप हुई, कि अगर थोड़े से हारमोनियस होते तो मे बी उसकी बात मान जाते। सिर्फ एक मिनट बेटा, मैं जी जी। तो इन्होंने ज़रा भी हारमोनी डेवलप नहीं की, और ये लोग जो हैं इस वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, और इनको घर जो इतना बड़ा चेरी ऑर्चर्ड, जिसको ये चाहते नहीं थे कि इसके अंदर थोड़े से भी दरख्त जो है ना उनको गिरा दिया जाए, तो पूरा चेरी ऑर्चर्ड बेच दिया। तो इनके अंदर डिसहारमनी ऑफ पर्सनैलिटी और इनका जो डिज़ायर थी वो ओवरवेलमिंग कर गई, और इनको ड्यूटी अपनी याद ना रही। तो ये भी इसका थीम आ रहा है। फिर उसके बाद हमें इसके अंदर ये चीज़ भी नज़र आती है, डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड वैल्यूज़, ठीक है जी। तो अब देख रहे हैं कि ओल्ड वैल्यूज़ जो हैं ये इनको अप होल्ड कर रही हैं, और अपने माजी के अंदर उनको रिपीट करती जाती हैं। दोनों बहन भाई जो हैं, और वो ज़रा भी बॉदर नहीं करते कि हमें जो है ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस तरीके के साथ ये लोग जो है ना ओल्ड वैल्यूज़ को भी मतलब जो है ना वहाँ उनका डिक्लाइन हो रहा है, और इनको समझ नहीं आ रही कि मॉडर्न अब दौर आ चुका है, जहाँ पर
हर बंदे को सर्वाइव करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, कुछ पैसा चाहिए होता है। तो दे वर नॉट अर्निंग मनी, रादर दे वर लिविंग ऑन द वे दे यूज टू बी, लयरली। ठीक है, तो वो लयर मैनर्स और वो मतलब देखिएगा लोपाखिन जो है ना, जब अमीर हो जाता है, अब इसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी वारिया के साथ, जो डॉक्टर इसकी डॉक्टर है, उसके साथ ये रिश्ता तय कर ले। तो मतलब इस तरह के काम इनको आ रहे हैं, और ये नहीं आ रहा कि हम कोई बिजनेस कर लें और वहाँ से कुछ हम अपना कुछ चीज़ें बचा लें और प्रॉब्लम जो है ना अपना सॉल्व कर लें। तो इसी तरह जी जो है ना सोशो पोलिटिकल चेंज है इसका एक थीम। ठीक है जी, इसमें हम देख रहे हैं कि एक बड़ा पोलिटिकल जो एक फिनोमिना था 1861 का जो लिबरेशन एक्ट था, उसने पूरी सोसाइटी के ऊपर बड़ा इम्पेक्ट किया था। तो ये इसकी बैकग्राउंड में बेसिक एक चीज़ आ रही है। ठीक है जी, तो सोशो पोलिटिकल चेंज में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ और बहुत सारे लोगों को जो है ना नुकसान भी हुआ। हम देख ही रहे हैं कि जो वर्किंग क्लास का एक सिंबल है लोपा खेम, तो उसने अपने अपने टाइम को ज़ाया नहीं किया और ही बिकेम वेरी प्रैक्टिकल, ही बिकेम वेरी क्लेवर, ही वर इन अर्निंग मनी एंड मतलब ही ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ मनी एंड एट द एंड ऑफ द डे ही बाइज द होल प्रॉपर्टी वेयर ही यूज टू बी लिविंग एज अ सर्फ। तो वो देखें पोलिटिकल सोशो पोलिटिकल चेंज में किस तरीके के साथ हमने देखा कि इन लोगों के ऊपर इंडिविजुअल के ऊपर एक इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो हार्बिंजर ऑफ 1917 रेवोल्यूशन। अच्छा, ये इसका एक और रेवोल्यूशन है जो 1917 में था। तो इससे पता चल रहा था ये, क्योंकि ये अभी ये रेवोल्यूशन आने से पहले ये प्ले पब्लिश हो रहा है, तो इसलिए हम इसको ये कहते हैं ये एक हार्बिंजर ऑफ चेंज है। क्योंकि हार्बिंजर ऑफ चेंज मतलब समझते हैं जी कि एक मतलब टॉर्च बीरर, या मतलब जो है ना वो पहले से मनादी सुना देने वाला। तो यकीनन 1917 में तो फिर कैमलिज्म आ गई ना इनके यहाँ। ठीक है, फिर तो वर्किंग क्लास ने सारा कंट्रोल कर लिया और उन्होंने मतलब जितने भी ये टोटलिटेरियन स्टेट्स के सिंबल्स थे उन्होंने इनको बीट ऑफ किया, इनको भगाया और खुद चार्ज संभाला। तो कम्युनिज्म 1917 में आ गई थी। तो इससे पता चल ही रहा है हमें कि ये जो शिफ्ट आ गई थी वो जो इन लोगों के लिए फेवरेबल नहीं थी, जो लोअर क्लास में रह रहे थे और वो बस अपनी ज़िंदगी को मतलब जो है ना नॉन सीरियसली डील कर रहे थे। और यकीनन ये एक जो है ना बहुत बड़ा चेंज का एक साइन था कि मतलब इससे पता चल रहा है कि हमें बहुत सारे लोग ऐसे हुए होंगे। ये कोई सिर्फ मैडम रेनवेस्की नहीं है जिसका चेरी ऑर्चर्ड जो है ना वो लॉस हुआ है, बल्कि और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई है। उसके अलावा बाई जॉन रे ये जो ना एक ट्रेजी कॉमेडी है। ठीक है जी, ट्रेजिडी एंड कॉमेडी आर गोइंग साइड बाई साइड। फॉर सम करेक्टर इट इज व्हाट इज ट्रेजी कॉमेडी। तो प्लॉट में कुछ ऐसे लोगों के साथ किसी के साथ कुछ सदमा हो तो हमने देखते हैं ना कि कुछ करेक्टर के साथ हैप्पी एंडिंग हो, कुछ करेक्टर के साथ सैड एंडिंग हो, तो हम उसे कहते हैं ये एक ट्रेजी कॉमेडी है। ठीक है जी, तो आपने देखा कि लोपा किंग जो था उसका मतलब सैड हालात से बहुत मतलब ग्लैड हालात हो गए, और जबकि मैडम रेनवेस्की के जो है ना हालात थे उसके अपने इनएक्शन और इनएक्टिविटी और उसकी अपनी पैसिविटी या अपनी लेजीनेस की वजह से जो है ना उसके हालात जो थे वो ख़राब हो गए, एंड शी हैज़ टू फेस अ बिग ट्रेजिक डाउनफॉल व्हेन दे हैव टू क्विट एग्जिट फ्रॉम देयर लव्ड चेरी ऑर्चर्ड। तो इस तरीके के साथ हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ मतलब जो है ना ट्रेजिक कॉमेडी का और अब सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत सारा है, मजाक तंजो मजाक का भी बड़े एलिमेंट्स हैं। और मतलब ये जो है ना ऐसी सोशल पिक्चर है जिसके अंदर हमें तंजो मजाक के अंदर ही चीज़ों को समझा दिया गया। स्ट्रगल ओवर मेमोरी, उसके अलावा ये चीज़ भी है कि मेमोरी के ऊपर स्ट्रगल करते हर करेक्टर नज़र आएगा। आप देखिएगा ये जो ही वापस आएगी रशिया से, वो फ्रांस से रशिया में अपने ऑर्चर्ड में, तो वो अपने अपने घरों में नर्सरी रूम में ये मूव आउट करेगी और मतलब जो है ना शी विल स्टार्ट मतलब जो है ना वो कहेगी कि मतलब मेरे साथ मैडम रेमेस्की जो है, कहाँ मैं कल छोटी सी थी आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं, मुझे ये जो दरख्त है ये मुझे अपने पेरेंट्स नज़र आते हैं। तो मतलब इसके मेमोरी के ऊपर स्ट्रगल करते नजर। इसी तरह फिर जो है मैंने बताया था कि वो एक ओल्ड सर्वेंट है और वो 86 और 87 ईयर्स ओल्ड है, और हार्डली ही कैन लिसन समथिंग और ही कैन जो है ना हर्ड समथिंग, या उसके अलावा ही कैन हार्डली ही कैन स्पीक। तो वो स्पीक भी ऐसी बात करता है जी जो समझ नहीं आती। कुछ करेक्टर के अंदर भी उसकी लाइंस ऐसी हैं जो हमें समझ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो इस तरीके के साथ हम देखेंगे कि इनको मतलब जो है ना बड़े उम्दा तरीके के साथ जो है ना मेमोरी के ऊपर स्ट्रगल करते हुए करेक्टर्स को भी नज़र आते हैं। उसके बाद जो है ना इसके अंदर सिंबोलिज्म का भी यूज़ किया गया है। व्हाट इज सिंबोलिज्म, ये मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जब कोई कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो है वो कोई आइडिया दे रही हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे रही हो। तो देखिए जैसे चेरी ऑर्चर्ड है, खुद वैसे तो वजूद रख रहा है ये बाग, लेकिन जब हम इसके अंदर से ये देखें
कि ये किस चीज़ का सिंबल है, अलामत किस चीज़ की है। तो इसमें पता चलता है कि रशियन फ्यूडल क्लास का इसके अंदर पास्ट बहुत सारा छुपा हुआ है। ठीक है जी। तो उसके अलावा जो है ना, हम इंशाल्लाह इसको फर्दर आगे चलते जाएंगे, इसको डिटेल से फिर इनके एनालिसिस करेंगे और साथ साथ चलते जाएंगे। और प्लीज़ मैंने आप लोगों को कहता रहता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा, कोई भी आपका मॉनिटर, ताकि पता चल जाए कि कौन सा बच्चा मौजूद था, फिर मैं उनकी अटेंडेंस भी लगा लूँगा। तो इसमें जो सिंबलिज्म में जो आ रहा है, उसके करेक्टर भी सिंबॉलिक हैं, इवेंट्स भी, और इसका टाइटल भी। टाइटल तो मैंने बता दिया है, तो करेक्टर्स भी सिंबॉलिक हैं। कुछ लोग जो हैं बहुत एक्टिव हैं और कुछ बहुत ही इनएक्टिव हैं। और इवेंट्स भी आप देखिएगा कि कुछ सिंबॉलिक हैं, हम उनको भी जो है ना, उनकी वैल्यूज़ के भी जब इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो है ना, वो भी बड़े सिंबॉलिक हैं। किस तरह इसके हस्बैंड की डेथ होती है, इसकी मैरिज कैसे होती है, इसके बेटे की डेथ जो है ना वो एक्सीडेंटल है, वो भी बड़ी सिंबॉलिक है। तो मतलब इन तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है जी। और उसके अलावा जो है ना, अब आप लोग जो है ना, वैसे तो 5 मिनट बच्चों के होते हैं जी इस क्वेश्चन और आर्गूमेंट्स के। तो आप किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें बेटा, कोई आर्गूमेंट या कोई चीज़ ऐड करनी है, आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप। जी, वी आर लेस देन 1 मिनट। ठीक है जी। तो आप मुझे बता दें, कुछ चीज़ समझ नहीं, आज हमने इसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाया है चेरी ऑर्चर्ड को, उसकी बैकड्रॉप बताई है जी, रशियन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है ये नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, लिबरेशन एक्ट जो था 1861 का, उसका ये सारा अफेक्ट है कि मतलब लोगों को थोड़ी आज़ादी मिलना शुरू होगी। जो क्योंकि जो बॉट्स सर्वेंट होते थे वो तो बेचारे इतना प्रोग्रेस नहीं कर सकते सोसाइटी में। ठीक है जी। तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप लोगों ने पूछना हो तो मुझे आप ग्रुप में भी टेक्स्ट कर सकते हैं।